नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। टीजी न्यूज के इस खास शो देश प्रदेश में हम आपके लिए लाते हैं राजनीति, मनोरंजन, सांस्कृतिक और खेल जगत से जुड़ी उन खबरों को जिनका सरोकार है राज्यों से। तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, यानी अगले आधे घंटे में देश के हर कोने की खबर पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। विश्व बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम ने सिंधु को बताया देश का गौरव। कहा चैंपियन ने देश में सोना लाने के साथ प्रतिष्ठा को बढ़ाया। पीवी सिंधु विश्व बैडमिंटन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों की यात्रा से लौटने के बाद दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के आवास पर जाकर उन्हें दी श्रद्धांजलि। परिजनों को दी सांत्वना। गृह मंत्री अमित शाह भी थे मौजूद। मरुस्थलीकरण रोकने के लिए दिल्ली में 2 से 13 सितंबर तक COP14 सम्मेलन का होगा आयोजन। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा अगले 1 दशक में 50 लाख हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाना है लक्ष्य। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 आतंकवादियों को संयुक्त अभियान के दौरान पकड़ा गया। भारी मात्रा में हथियार बरामद। पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब। और अरुण जेटली को डीडीसीए की श्रद्धांजलि। दिल्ली का फिरोजशाह कोटला स्टेडियम अब जाना जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से। लेकिन समाचार विस्तार से। खबर देश के उत्तरी राज्यों से। प्रधानमंत्री ने आज अरुण जेटली को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज सुबह ही स्वदेश आए और वे 11 बजे अरुण जेटली के घर पहुंचे। उन्होंने परिवारजनों के साथ बातचीत कर उन्हें सांत्वना दी। मेरे भीतर एक गहरा शोक, एक गहरा दर्द मैं दबाए करके आपके बीच खड़ा हूं। विद्यार्थी काल से जिस दोस्त के साथ सार्वजनिक जीवन के एक के बाद एक कदम मिलकर के चले, राजनीतिक यात्रा साथ साथ चली और मेरा एक दोस्त चला गया। पूर्व वित्त मंत्री और राजनीति के अरुण का दुनिया से जाना एक दुखद पल। अंतिम विदाई के वक्त प्रधानमंत्री मोदी भले ही देश में नहीं थे, लेकिन उस घड़ी में अरुण जेटली के परिवार के प्रति उनकी गहरी संवेदना मौजूद थी। बहरीन में आधिकारिक दौरे पर प्रधानमंत्री ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अरुण जेटली को दी। बहरीन के बाद फ्रांस G7 में शिरकत और उसके बाद मंगलवार की सुबह 3:10 पर प्रधानमंत्री का स्वदेश पहुंचना। इसी के साथ सुबह 11 बजे वे सीधे अरुण जेटली के घर पहुंचे और पूर्व वित्त मंत्री के बेटे रोहन सहित उनकी पत्नी संगीता से बातचीत कर ढांढस बंधाया। अरुण जेटली की कमी से जो स्थान रिक्त हुआ है, शायद ही वो भर पाए। प्रधानमंत्री ने तकरीबन आधे घंटे तक परिवारजनों से इस असहनीय दुख के पलों को साझा किया। साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। अरुण जेटली के होने के मायने क्या थे, ये प्रधानमंत्री अच्छी तरह से जानते थे। वजह यही है कि एम्स में जब उनका इलाज चल रहा था, तब प्रधानमंत्री उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे और खुद डॉक्टर से बातचीत कर निगरानी रख रहे थे। यहाँ तक कि 3 देशों की यात्रा पर 22 अगस्त को रवाना होने से पूर्व भी उन्होंने परिवारजनों से बातचीत कर उन्हें आश्वस्त किया। अरुण जेटली और प्रधानमंत्री मोदी का साथ यूं तो सालों से रहा है।
लेकिन राजनीतिक सफर में कई ऐसे मोड़ आए जहां जेटली ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाई। गुजरात के मुख्यमंत्री काल से लेकर साल 2014 तक जेटली एक सच्चे दोस्त की तरह प्रधानमंत्री के साथ बने रहे। 2014 में जब केंद्र की सरकार बनी तो अरुण जेटली ने बतौर वित्त मंत्री बागडोर संभाली और कई अहम सुधार लागू करवाए। लेकिन स्वास्थ्य कारणों से 2019 में उन्होंने किसी भी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में असमर्थता व्यक्त की। लेकिन बावजूद चुनाव प्रचार अभियान से लेकर कई मौकों पर उन्होंने सरकार और पार्टी को नई दिशा दिखाई। प्रधानमंत्री ने लिखा भी कि जिनसे मेरा दशकों से संबंध है, ऐसे अरुण जेटली के निधन से मैंने एक मूल्यवान मित्र खो दिया है। उन्हें मामलों की समझ और उसकी बारीकियां पता थी। उनकी यादें हमारे साथ रहेंगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली पीवी सिंधु ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उन्हें विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। पीएम ने कहा कि सिंधु ने देश का गौरव बढ़ाया है। सिंधु ने खेल मंत्री किरेन रिजिजू से भी नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान खेल मंत्री ने सिंधु द्वारा हासिल कामयाबी को देश के लिए गौरव का पल बताया। उन्होंने कहा कि उनकी शुभकामनाएं सिंधु के साथ हैं। इस मुलाकात के दौरान सिंधु के कोच पुलेला गोपीचंद भी उनके साथ मौजूद रहे। दुनिया भर में बंजर जमीन को बचाने के लिए COP14 का दिल्ली में आयोजन होगा। इसमें मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर चर्चा होगी। 2 से 13 सितंबर तक आयोजित होने वाले सम्मेलन में 200 देशों के 3000 प्रतिनिधि और मंत्रीगण समेत 5000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। COP14 के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अगले 10 साल के दौरान भारत में 50 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जाएगा। भारत ने अगले 10 साल के दौरान 50 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जमीन को बंजर होने से बचाने के लिए आगामी 2 से 13 सितंबर तक दिल्ली में COP14 सम्मेलन का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में करीब 200 देशों के 5000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे जैसी चुनौतियों से निपटने पर चर्चा करेंगे। लगभग 100 देशों के मिनिस्टर्स उस विषय के आ रहे हैं। 3000 से ज्यादा डेलीगेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुए हैं। 200 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये 12 दिन चलने वाला, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बाकी विशेषज्ञ और उसमें काम करने वाले एनजीओ वगैरह भी आते हैं और सबकी अलग अलग चर्चा होती रहती है। उससे एक नवनीत निकलता है और वो नवनीत न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के रूप में आप सबके सामने आ जाएगा। गौरतलब है कि विश्व की 1/3 यानी करीब 4 अरब हेक्टेयर जमीन मरुस्थलीकरण से प्रभावित है और इसका असर 25 करोड़ लोगों पर पड़ रहा है। भारत में ये समस्या और भी गंभीर है, जहां करीब 29% जमीन मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से प्रभावित है। ऐसे में भारत के लिए ये सम्मेलन काफी अहमियत रखता है। 50 लाख हेक्टेयर ऐसी खराब हुई जमीन का पुनर्स्थापना करना, उसको फिर से विकसित करके उपजाऊ बनाना, ये चैलेंज हमने लिया है और उसके साथ साथ एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस देहरादून में बिठाए, ये भी हमने तय किया है। और दिल्ली डिक्लेरेशन जो तय होगा उसमें अनेक कार्यक्रम तय होंगे, उस सभी में भी भारत बराबरी की भागीदारी भी करेगा और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। COP14 सम्मेलन के दौरान उपजाऊ जमीन के मरुस्थलीकरण और क्षरण को रोकने के लिए पिछले 2 साल में किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। COP14 के दौरान न केवल भूमि प्रबंधन और योजना पर चर्चा होगी, बल्कि इस दिशा में स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली घोषणा पत्र का भी ऐलान होगा। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली।
भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के अंबाला में भाजपा विजय संकल्प संवाद में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के साथ राज्य सरकार के काम को लोगों तक पहुंचाना है। आपके पास नेता भी है, नियत भी है, नीति भी है, कार्यक्रम भी है और कार्यकर्ता आप जैसे कार्यकर्ता भी है। आप आगे बढ़ें, बूथ को संभालें, बूथ की हर बारीकियों पर काम करें। इस वातावरण को हमको परिवर्तन करना है अपने वोट, इस वातावरण को हमको परिवर्तन करना है अपने ईवीएम मशीन में और उसके लिए आपको एक एक वोट पर, एक एक मोहल्ले में, एक एक गली में, एक एक मकान तक पहुंचकर मोदी जी का संदेश, मनोहर लाल खट्टर जी का संदेश, हमारे नेताओं का संदेश आपको पहुंचाना होगा और उसको पहुंचा करके यशस्वी बन करके भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल दिलानी है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम को अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने कोटला स्टेडियम का नाम अपने पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली के नाम पर रखने का फैसला किया है। स्टेडियम का नया नामकरण 12 सितंबर को एक समारोह में किया जाएगा, जिसमें एक स्टैंड का नाम भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम पर भी रखा जाएगा, जिसकी पहले घोषणा की जा चुकी है। डीडीसीए अध्यक्ष रजत शर्मा ने कहा कि अरुण जेटली का सहयोग और प्रोत्साहन से कई खिलाड़ियों ने भारत को गौरवान्वित किया। केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। केंद्र की ये टीम राज्य में विकास के रोडमैप का खाका तैयार करेगी। प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद देने की योजना तैयार करेगा। केंद्र के कश्मीर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में सचिव के साथ सीनियर अधिकारी शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल घाटी में स्कूल, कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट सेंटर जैसी संभावनाओं पर विचार कर आगे की योजना को अमली जामा पहनाएगा। कश्मीर घाटी में स्थिति सामान्य है और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से हो रही है। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने एक साझा अभियान चलाकर बारामूला में 2 आतंकवादियों को पकड़ा है। उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। वहीं पाकिस्तान लगातार सीमा पर अशांति फैलाने की हिमाकत कर रहा है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुंछ में कल 2 जगहों पर पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। भारत की ओर से भी गोलीबारी का करारा जवाब दिया गया। एक अन्य घटना में टेलीना चौक इलाके में पुलिस और सेना द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए चेक पोस्ट पर एक ट्रक से गोलियां चलाई गई, जिसके बाद एक आतंकवादी को पकड़ा गया। उसके पास से एक AK-47 राइफल और एक पिस्तौल बरामद की गई। एक अन्य आतंकी पास के इलाके में घुस गया, जिसे ढूंढने के लिए अभियान जारी है। उधर संदिग्ध आतंकवादियों ने सोमवार को पुलवामा जिले में उत्तरी त्राल के जंगली इलाके से बकरवाल समुदाय के 2 सदस्यों का अपहरण कर लिया और बाद में उनमें से एक की हत्या कर दी। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा के बाद आज पहली बार शहीदी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वर्ष 1989 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग को लेकर वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस की गोली से नवान दोरजे और स्टोपडान मारे गए थे। आज सुबह कई शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी एक जगह शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रार्थना सभा का आयोजन किया। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहां इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना। उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10। वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। दस्त की इलाज में देरी हुई
तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही। माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी। अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए, तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो, वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम को प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से मिले अंतरिम संरक्षण की अवधि कल तक के लिए बढ़ा दी। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि चिदम्बरम को हिरासत में भेजने को चुनौती देने वाली याचिका सहित 2 याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय की दलील वो बुधवार को सुनेगी। चिदम्बरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एक आवेदन दायर कर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पिछले साल 19 दिसंबर, 1 जनवरी और 21 जनवरी 2019 को पूर्व केंद्रीय मंत्री से पूछताछ के दौरान पूछे गए सवाल और उनके जवाबों का लिखित ब्यौरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने आज 7वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने एक पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सामुदायिक रेडियो को शुरू करने की प्रक्रिया को लेकर एक वीडियो को भी लॉन्च किया गया। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मंगलवार से 7वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन शुरू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वन वर्ल्ड फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन का सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सामुदायिक रेडियो को शुरू करने की प्रक्रिया को लेकर एक वीडियो भी लॉन्च किया गया। इस मौके पर सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि सामुदायिक रेडियो सूचना प्रसारण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके जरिए लोगों को स्थानीय भाषा में जानकारियां पहुंच पाती हैं। कम्युनिटी रेडियो या सामुदायिक रेडियो अपने अपने क्षेत्र में अपनी स्थानीय भाषा में स्थानीय मुद्दों पर आम लोगों को जागृत करते हैं। देश बहुत बड़ा है, हर क्षेत्र में, हर राज्य में, हर जिले में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग जानकारी देने की आवश्यकता रहती है। जैसे अगर देखा जाए तो देश के कुछ हिस्सों में अभी बाढ़ की स्थिति है, कुछ अन्य हिस्से किन्हीं अन्य समस्या से पीड़ित हैं। तो ऐसी स्थिति में सामुदायिक रेडियो बहुत सशक्त साधन है कि अपने कम्युनिटी को जागृत कर सके। 3 दिवसीय इस राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन में एक पोस्टर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसका सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने उद्घाटन किया। गौरतलब है कि देश भर में 250 से ज्यादा सामुदायिक रेडियो अभी कार्यरत हैं और इसके अलावा 130 सामुदायिक रेडियो को और चालू करने के लिए भी स्वीकृति दी जा चुकी है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के सभी नियम दिसंबर तक तय कर लिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने सभी पक्षकारों के साथ बैठकर 15 सितंबर तक सुझाव मांगे हैं। नई दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के नियम तय करने के लिए बैठक बुलाई, जिसमें तमाम सांसदों सहित उपभोक्ता मामलों के जानकारों ने भाग लिया। बैठक में उपभोक्ता कानून में सेंट्रल रेगुलेटर, भ्रामक विज्ञापनों,
ई कॉमर्स फर्मों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचने वाली कंपनियों के लिए सख्त दिशा निर्देश क्या हो, इस पर मंथन किया गया। 15 सितंबर तक जो है डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं कि अपना सजेशंस जो है लिखित में, सिर्फ ये नहीं कि मतलब कि ये नहीं है, बल्कि सजेशंस क्या है, अधिक से अधिक कंज्यूमर के इंटरेस्ट में क्या कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं करेंगे। और जैसा कि हमने कहा है कि दिसंबर तक जो है, हमने पहले भी कहा था कि 3 महीना के अंदर में जो है 3 महीना में हम जो है क्या कहते हैं कि करेंगे, ये क्या कहते हैं रूल्स बना लेंगे। हाल ही में संसद से 3 दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 को बदलकर इसकी जगह उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को मंजूरी दी गई थी, जिसमें अब नियमों को तय किया जाना है। नए कानून में उपभोक्ताओं के हितों के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पुराने नियमों की खामियों को दूर किया गया है। आमतौर पर कानून लागू होने के बाद नियमों को बनने में वक्त लगता है, लेकिन मंत्रालय की सक्रियता से इसे जल्द तय कर लिया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को मजबूत संरक्षण मिल सके। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली के सीआर पार्क थाना में दिल्ली पुलिस ने एक रोजगार मेले का आयोजन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किए प्रशिक्षुओं को रोजगार हासिल करने के अवसर मिल रहे हैं। दिल्ली के सीआर पार्क थाना में तकरीबन 300 युवाओं की लंबी कतार लगी है। यहां दिल्ली पुलिस और गैर सरकारी संस्थाओं, प्राइमरी स्किल्स और THSC ने मिलकर जॉब मेले का आयोजन किया है। 20 से 22 कंपनियां यहां युवाओं का इंटरव्यू लेकर तत्काल नौकरियां दे रही हैं। दिल्ली पुलिस स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम युवा के जरिए 21 थानों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कई क्षेत्रों में रोजगार परक प्रशिक्षण दे रही है। सीआर पार्क थाना में भी पर्यटन और अतिथि सत्कार से जुड़े तमाम क्षेत्रों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवा कार्यक्रम के तहत अब तक तकरीबन 8 से 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस का तरफ से और यहाँ पे प्राइमरी स्किल्स का दौरा, जो पार्टनरशिप के दौरान युवा के तहत जिस तरह का एक अलग से स्कीम मुहिम चलाया जा रहा है, इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल लास्ट 2 years। तो करीबन 8 से 10 हजार बच्चे ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस निम्न आयु वर्ग के युवाओं को चुनती है और गैर सरकारी संस्थाएं उन्हें प्रशिक्षित करती हैं। 3 से 6 महीने प्रशिक्षण के पश्चात ये युवा हुनर प्राप्त कर रोजगार के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था और हम इस स्किल मिशन के लिए काम कर रहे हैं, बहुत फक्र होता है बिकॉज इसके अंदर आप सही मायने में नौकरी घर तक पहुंचाते हैं। युवा भी बेहद खुश हैं। उनके हाथों में अब हुनर है और रोजगार के कई मौके सामने खड़े हैं। यहाँ पे काफ़ी बच्चों को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली है, जिनको नीड थी उन्हें मिली है। मैंने कोर्स किया था F&B लाइन का, फूड एंड बेवरेज का, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत है। प्राइमरी स्किल ने हमें सपोर्ट किया है और वही हमारा इंटरव्यू यहाँ पे करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से देश भर में लाखों युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण के साथ ही रोजगार के कई अवसर प्राप्त हो रहे हैं। सीआर पार्क थाना में लगा ये रोजगार मेला इसकी बानगी है। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबरें बिहार और झारखंड से। प्रधानमंत्री आवास योजना झारखंड के गिरिडीह में बेसहारों का बड़ा सहारा बनी है। आज हम आपको दिखाते हैं गिरिडीह नगर निगम के पचम्बा दीवान टोला के बद्री साहू की तस्वीर। कल तक जहां ये अदद झोपड़ी में रहती थी, अब आवास योजना से मिले नए मकान में रह रहे हैं और उनकी जिंदगी में भी एक सकारात्मक बदलाव आया है। ताउम्र कच्चे मकान में गुजारा कर जीवन के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके बद्री साहू, पक्का मकान नहीं होने का दुख हमेशा सालता रहा। मौसम के ताप और बारिश की बौछारों में कच्चे मकान में गुजर बसर करना बद्री के लिए किसी नरक से कम नहीं था। लोक कल्याणकारी राज्य की एक छोटी सी पहल ने बद्री साहू के जीवन का दुख हर लिया है। आज गिरिडीह नगर निगम के पचम्बा का दीवान टोला देखने लायक है। तकरीबन 7 दशकों तक झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजारने वाले 74 साल के गरीब बद्री साहू आज खूबसूरत मकान में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से इन्हें मकान मिला, जिस पर उन्होंने अपनी मेहनत और कुछ बचत की राशि लगाकर एक बेहद सुंदर घर में इसे तब्दील कर लिया। बरसात के दिन में बाल बच्चा परिवार लेके रहने बहुत दिक्कत होता था, पानी छूटा था और आमदनी नहीं था, गरीबी था। इस वजह से न घर बना सके न और कुछ कर न सक रहे थे। जब से मोदी सरकार हमारे आए हैं, मोदी सरकार के द्वारा हमको मकान मिला है,
बनाने का। और अभी हम बहुत खुश हैं, मोदी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। बद्री साहू के परिवार वालों को अब अपना ठिकाना मिलने से काफी सहूलियत हुई है। बद्री की बहू का कहना है कि बरसात के दिनों में कच्चे मकान में रहने से बहुत दिक्कत होती थी। जिंदगी बरसात के दिनों में बहुत मुश्किल हो जाती थी। अब प्रधानमंत्री की इस योजना से उन्हें पक्का मकान मिला, जिससे वे काफी खुश हैं। पहले वही खपड़ा घर में रहते थे, उसके बाद फिर पानी खपड़ा घर में सोचते थे कभी बना पाएंगे या कि नहीं बना पाएंगे। वही सोचते थे, पानी चूता था, रात को सोते थे तो उठ के गमला छानते थे, गमला छानो, कटोरा छानो तो प्लास्टिक झापो, इसके बाद आता था तो इधर चढ़ के छानी पर चढ़ के मतलब झापने उठने लगता था कि पानी चू रहा है, जो कि किचाया जाता था कभी कभी तो कि कैसे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और जब मोदी हमको दिया तो हम लोग फिर घर बनाए। प्रधानमंत्री आवास योजना ने बद्री साहू जैसे लोगों को उनके इस बुढ़ापे में बड़ा सहारा दिया है। पक्के मकान की राशि सरकार ने दी है, वहीं सुंदर घर में तब्दील इसे बद्री साहू ने अपनी जमा पूंजी के जरिए किया है। बद्री का ये घर अब उनके बुढ़ापे का आसरा ही नहीं बल्कि पड़ोसियों के लिए एक प्रेरणा भी बन गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबरें देश के पश्चिमी प्रदेशों से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पुणे में व्यापारियों से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे भी उपस्थित थे। बाद में वित्त मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मध्यम, सूक्ष्म, नैनो या बड़े उद्यमी बिना किसी चिंता के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। Whatever be the size, small, medium, micro, nano or large, entrepreneurs of this country, we want them to, without a worry, carry on with their business. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग चुनौतियां और अनुशंसाएं विषय पर इंडियन मर्चेंट चैम्बर को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग का योगदान 29% है और अगले 5 साल में 5 करोड़ रोजगार सृजन करने का लक्ष्य लेकर वे चल रहे हैं। एमएसएमई की जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वो देश के लिए बैकबोन है, क्योंकि देश का टोटल एक्सपोर्ट होता है उसमें 40% एक्सपोर्ट एमएसएमई का है। अभी तक 11 करोड़ जॉब्स एमएसएमई में खड़े हुए हैं और जबकि विशेष रूप से अभी 11 करोड़ तक जॉब अभी तक देश में एमएसएमई ने खड़े किए और 5 करोड़ आने वाले 5 साल में क्रिएट करने का मिशन हमने स्वीकार किया है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।